आज की कहानी दो बहुत ही मजेदार किरदारों पर है, एक तो स्नो क्वीन और दूसरा सांता क्लॉज। अब इन दोनों को कौन नहीं जानता, लेकिन क्या सबको इनकी दुश्मनी का कारण पता है? अगर नहीं तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। फिल्म की शुरुआत मॉस्को सिटी से होती है, जहाँ एक प्यारा सा बच्चा योरा अपनी माँ से पूछता है, स्नो क्वीन और सांता वैसे तो इतने अच्छे किरदार हैं, लेकिन इनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती। इन दोनों में दुश्मनी का कारण क्या है और क्या ये असल दुनिया में भी होते हैं? माँ उसे बताती है कि ये सभी लोग हमारी ही दुनिया से हैं। पहले जादू सीखना और सिखाना बिल्कुल आम बात थी और बच्चे जादू सीखने जाया करते थे। ये तो अब जादू को बुरा समझा जाता है। पहले तो बच्चों की स्पेशल क्लासेस हुआ करती थी, जैसे हैरी पॉटर में होती हैं। माँ बताती हैं कि तभी स्नो क्वीन और सांता भी जादू की क्लासेस लेने जाया करते थे। क्लासेस लेते हुए दोनों की काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। सांता स्मार्ट थे, इसलिए वो हर काम में जीत जाते थे। यहाँ तक कि जादू में भी अच्छा प्रदर्शन करने पर सांता को मैजिक क्रिस्टल मिला। तुम्हें पता है, दोस्त अगर फेल हो जाए तो उतना दुख नहीं होता, लेकिन अगर वो तुमसे ज्यादा नंबर ले ले तो बहुत दुख होता है। स्नो क्वीन के साथ भी यही हुआ। वो सांता से जेलस हो गई। सांता अपनी मैजिक क्रिस्टल से लोगों की मदद करता और सबको खुश करता था, लेकिन स्नो क्वीन इसका उल्टा करने लगी, क्योंकि उसकी जलन अब नफरत में बदल चुकी थी। स्नो क्वीन ने बड़े होते होते बर्फ को कंट्रोल करने की शक्ति हासिल कर ली और फिर उसने पूरी दुनिया में बर्फ से लोगों को तंग करना शुरू कर दिया। इसी कारण लोग उससे नफरत करने लगे। यही नहीं, बल्कि स्नो क्वीन ने जादू सिखाने वाले स्कूल पर भी कब्जा कर लिया और उसे अपना महल बना लिया। अब वह खुद को बर्फ की रानी कहने लगी। वह लोगों के दिलों में मौजूद प्यार और अच्छाई को फ्रीज करके उसे नफरत में बदल देती थी। यह देखकर सांता को मैदान में आना पड़ा। एक दोस्त अपने दोस्त को अच्छे से जानता है और सांता भी स्नो क्वीन की हर चाल समझ सकता था। उसने स्नो क्वीन को हराकर उसकी जादुई छड़ी में उसे कैद कर दिया, ताकि वह अब और लोगों को परेशान न कर सके। इसके बाद सांता फिर से लोगों की मदद करने लगा और स्नो क्वीन सिर्फ एक कहानी बनकर रह गई। लेकिन तभी उसकी एक नौकरानी उसकी जादुई छड़ी चुपके से उठाकर ले गई। यह सुनकर बच्चा अपनी माँ से पूछता है, क्या स्नो क्वीन कभी वापस नहीं आएगी? माँ मुस्कुराकर जवाब देती है, अगर कभी कोई ऐसा बच्चा जिसके अंदर बर्फ की शक्ति हो इस छड़ी को पकड़ ले तो स्नो क्वीन वापस आ सकती है, लेकिन फिर सांता उसे पकड़कर दोबारा कैद कर देगा। उन दोनों की बातें सुनकर डैड माँ से कहते हैं, ये कैसी बातें सिखा रही हो? ये टेक्नोलॉजी और साइंस का जमाना है, इसे साइंस के बारे में बताओ। बच्चा डैड की बातों से बोर होकर सोने चला जाता है। इधर सांता अपनी गिफ्ट फैक्ट्री का दौरा करने आता है, जहाँ छोटे छोटे क्यूट बोनियों ने नए साल के गिफ्ट बनाने शुरू कर दिए थे। सांता अपने मैनेजर से कहता है, ये सारे गिफ्ट्स मेरे ट्रक पर रख दो, मुझे इन्हें लोगों तक पहुँचाना है। इसके बाद बोनी एल्व्स सांता के ट्रक पर गिफ्ट्स लोड करने लगते हैं। अगले सीन में जादूगरनी यागा अपनी मुलाजमाओं के साथ बैठी होती है। यागा की एक मुलाजमा उससे कहती है, नए साल की छुट्टियां दे दें। ये सुनकर यागा गुस्से में आ जाती है और कहती है, तुम लोग छुट्टी लेकर मजे नहीं कर सकते, क्योंकि पिछली बार जब हम जंगल से निकले थे तो जादूगर ने जंगल पर हमला कर दिया था। इसलिए जब तक बहुत जरूरी न हो हम यहाँ से नहीं निकलेंगे और न ही इंसानों की बस्ती में जाएंगे। दूसरी तरफ मारिया अपने पति से बातें कर रही थी। तो मारिया योरा के पड़ोस में रहती थी और उसके पास भी शक्ति थी। मारिया अपने पति से पूछती है, हम नया साल कैसे मनाएंगे? उसका पति यह सुनते ही अपनी शक्ति से टेबल पर खाने की ढेर सारी डिशेज ले आता है, जिसे देखकर मारिया गुस्सा हो जाती है। जब उसका पति उसे मनाने की कोशिश करता है तो मारिया नाराजगी से कहती है, शहर के मेले से मेरे लिए कोई गिफ्ट लेकर आओ। उनके पड़ोस में योरा की माँ उसके डैड से कहती है कि योरा को मेले में ले जाओ। डैड ऐसा ही करता है और मेले में उसकी मुलाकात मारिया के पति से हो जाती है। फिर क्या, दोनों अपनी अपनी पत्नियों के खर्चों से तंग आकर एक दूसरे से उनकी बुराइयां करने लगते हैं। इस दौरान योरा की माँ सांता की गिफ्ट फैक्ट्री जाती है, जहाँ वह जॉब करती थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वह सांता की फैक्ट्री में काम करती है। योरा मेले में मजे कर रहा था जब उसने एक जगह पर लोगों की भीड़ देखी। वहाँ पहुंचकर वह देखता है कि दो लोग सभी से कह रहे थे, जो जादू पर विश्वास नहीं करता वो यह छड़ी उठाकर देखे, उसे जादू पर यकीन हो जाएगा। योरा के पिता यह सुनकर कहते हैं, जादू जैसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसा बनाने का तरीका है। इस चुनौती पर बहुत सारे लोग एक एक करके जाते हैं और छड़ी उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी उस छड़ी को नहीं उठा पाता। छड़ी उठाने की कोशिश करते हुए लोगों के हाथ सुन्न हो जाते हैं। जब कोई भी छड़ी नहीं उठा पाता तो योरा आगे बढ़कर एक कोशिश करने का सोचता है। सब लोग हैरान रह जाते हैं जब योरा छड़ी उठा लेता है। योरा के छड़ी उठाने के साथ ही उस छड़ी में कैद स्नो क्वीन आजाद हो जाती है। वहाँ मौजूद लोग यह देखकर विश्वास नहीं कर पाते कि ये सब हकीकत है। तभी एक पुलिस अधिकारी स्नो क्वीन को पकड़ने के लिए आता है तो स्नो क्वीन उसे वहीं पर बर्फ का पुतला बना देती है। स्नो क्वीन की बुरी शक्ति से लोगों में प्यार कम होने लगता है और सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। स्नो क्वीन योरा को अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन योरा के पिता उसे ऐसा नहीं करने देते। स्नो क्वीन और उसका सेवक योरा के पिता को रोकने के लिए उसे जादू से एक केटल बना देते हैं। फिर स्नो क्वीन योरा को लेकर गायब हो जाती है। मारिया का पति यह सब कुछ चुपचाप देख रहा था। स्नो क्वीन के गायब होने के बाद वह उस केटल को उठाकर अपने घर ले आता है। वह मारिया को केटल दिखाता है और बताता है, ये केटल योरा के पिता हैं और स्नो क्वीन ने उन्हें इस केटल में बदल दिया है। मारिया का पति उसे बताता है, स्नो ने योरा को भी ले लिया है। मुझे लगता है कि स्नो क्वीन किसी खतरनाक योजना पर काम कर रही है। इसके जवाब में मारिया कहती है, जैसे हमने पिछली बार यागा की मदद ली थी, इस बार भी हमें उसी से मदद लेनी पड़ेगी।
जाएगी। दूसरी तरफ सैंटा को बर्फीली हवाओं में अपना पोता योरा जमीन पर पड़ा हुआ नजर आता है, जिसे उठाकर सैंटा अपनी फैक्ट्री में ले जाता है। सैंटा उससे पूछता है, तुम यहाँ कैसे पहुँचे? तो योरा उनकी बात का जवाब देने की बजाय उनसे ही पूछ लेता है, क्या आप मेरे ग्रैंडपा हैं? उसी वक्त स्नो क्वीन भी आ जाती है और सैंटा से कहती है, मुझे शक था कि यह तुम्हारा ही पोता है। वह कहती है, मैं यही चेक करने के लिए तुम्हारे पोते को यहाँ लेकर आई थी, क्योंकि इस पर बर्फ का असर नहीं होता। वह कहती है, तुम्हारे पोते पर बर्फ का असर नहीं होता? उसके पास मेरी तरह बर्फ को कंट्रोल करने की शक्ति है। स्नो क्वीन सैंटा का जादुई क्रिस्टल उठाकर अपनी छड़ी में लगा लेती है, जिस पर सैंटा उसे कहता है, तुम नफरत में इतनी आगे जा चुकी हो। लेकिन स्नो क्वीन पर सैंटा की बात का कोई असर नहीं होता, बल्कि वह सैंटा को बर्फ की सील में बंद कर देती है। मारिया अपने पति के साथ एक खुफिया रास्ते के जरिए यागा के पास जाती है। वे लोग केटल भी अपने साथ ले जाते हैं और यागा को सारी बात बताकर उनसे कहते हैं, केटल को फिर से योरा के पिता में बदल दो। वे यागा से यह भी कहते हैं कि स्नो को ये सब करने से रोका जाए। यागा अपनी शक्तियां इस्तेमाल कर केटल को योरा के पिता में बदलने की कोशिश करती है, लेकिन वह सफल नहीं हो पाती। यागा उनसे कहती है, स्नो ने इस पर जादू कर दिया है, इसलिए उसकी काले जादू के खिलाफ मेरी शक्तियां काम नहीं करेंगी। यागा कहती है, केटल को फिर से इंसान बनाने और स्नो के साथ मुकाबला करने के लिए मुझे सैंटा की मदद की जरूरत है। मारिया उससे पूछती है, वो हमें कहाँ मिलेगी? तो यागा उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहती है। मारिया और उसका पति यागा की जादुई बकेट में बैठकर उड़ने लगते हैं। वे लोग सैंटा की जगह पर पहुंचते हैं, जहां उन्हें सैंटा बर्फ की सील में बंद नजर आता है। सैंटा को बर्फ में बंद देखकर यागा परेशान हो जाती है। वह कहती है, सैंटा ही है जो स्नो को हरा सकता है। यागा को वहाँ सैंटा की छड़ी नजर आती है, जिसमें जादुई क्रिस्टल नहीं था। यागा कहती है, स्नो ने आई डोंट नो क्या किया, सैंटा का क्रिस्टल भी नहीं छोड़ा। यागा कहती है, इस क्रिस्टल से स्नो की शक्तियाँ और बढ़ जाएंगी। मारिया यागा से पूछती है, क्या तुम सैंटा को इस बर्फ की सील से बाहर नहीं निकाल सकती? तो यागा कहती है, यह बर्फ काले जादू की है, जिस पर मेरी जादुई शक्तियाँ काम नहीं करेंगी। यागा कहती है, मुझे ये सील तोड़ने के लिए ज्वाला पक्षी के पंखों की जरूरत है। तो मारिया का पति उसे बताता है, वो पक्षी हमारी दुनिया में नहीं है, क्योंकि वो हजारों साल पहले था। यागा कहती है, जादूगरों की दुनिया में एक खास तपरी है, जिसके पास मुझे जाना पड़ेगा। यागा उसके पास जाने के लिए तैयार हो जाती है, जिस पर मारिया का पति उससे पूछता है, तुम्हारे वापस आने तक हम क्या करेंगे? यागा कहती है, मेरे आने तक यहाँ रहकर इस जगह का ख्याल रखना। फिर यागा परिवन में वापस चली जाती है। स्नो योरा को लेकर दुनिया के सबसे ठंडे इलाके में जाती है। वहाँ वह अपनी जादुई छड़ी से बर्फ का एक महल तैयार करती है। फिर वह 4 जंजीरें बनाती है और बर्फ के 4 सैंड बनाती है। वह इन चारों सैंड को आदेश देती है, तुम चारों इन चारों जंजीरों को दुनिया के 4 देशों में ले जाओ। वह कहती है, जहाँ जहाँ तुम जाओगे वहाँ वहाँ सर्दी ज्यादा हो जाएगी और लोगों के दिलों में से प्यार और अच्छाई खत्म हो जाएगी। वह कहती है, लोगों के दिलों से अच्छाई खत्म होने के बाद उनमें नफरत आ जाएगी। उसका हुक्म सुनते ही चारों सैंड दुनिया के 4 देशों में जाने के लिए निकल पड़ते हैं। उधर परिवार में यागा एक जगह पर अपनी छड़ी जमीन पर मारती है। उसके ऐसा करने से उस जगह पर एक रास्ता बन जाता है, जिस पर ट्रेन चल रही थी। ट्रेन यागा के सामने रुकती है तो वह ट्रेन के अंदर जाती है। यागा देखती है कि ट्रेन में सारे काम खुद ब खुद हो रहे थे। इसी बीच वहाँ एक आदमी आता है जो यागा को देखकर पूछता है, तुम इतने समय बाद यहाँ कैसे आई? वह कहता है, मैं जानता हूँ तुम यहाँ किसी काम से आई हो। तो यागा उसे बताती है, मुझे ज्वाला पक्षी का पंख चाहिए। वह आदमी कहता है, मैं उसकी बदले अपनी किस्मत के धागे अपने हाथ में लेना चाहता हूँ, ताकि मैं खुद अपनी किस्मत लिख सकूँ। यागा उसे कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सबकी किस्मत के धागे किस्मत की देवी जो मेरी माँ है उनके पास है। यागा कहती है, मैंने अपनी माँ के पास से अपनी किस्मत का धागा चुराया है, इसीलिए तब से मेरी उनसे नहीं बनती। वह आदमी यागा को ज्वाला पक्षी का पंख दिखाते हुए कहता है, तुम्हें ज्वाला पक्षी का पंख लेने के लिए मुझे मेरी किस्मत का धागा देना ही होगा, वरना तुम इस पंख को भूल जाओ। वह यागा से कहता है, अगर तुम्हें इसके अलावा कोई छोटी चीज चाहिए तो मैं तुम्हें बिना किसी शर्त के देने के लिए तैयार हूँ। यागा यहाँ से खाली हाथ जाने की बजाय उससे कुछ लेकर जाने का सोचती है, इसलिए वह उससे रूपांतरण पाउडर मांगती है। यागा उस आदमी से कहती है, अगर मैं तुम्हारी किस्मत का धागा लेने में कामयाब हो गई तो वापस आकर तुमसे ज्वाला पक्षी का पंख ले लूंगी। वह आदमी यागा को रूपांतरण पाउडर दे देता है। स्नो योरा को बर्फ के महल में ले जाती है। वह योरा को अपने साथ रखना चाहती थी, इसलिए उसे लालच देते हुए कहती है, तुम्हें यहाँ हमेशा मेरे साथ रहना होगा, इसलिए तुम मुझसे जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगी। योरा कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बल्कि मैं अपने माँ बाप के पास वापस जाना चाहता हूँ, क्योंकि तुम बुरी हो। स्नो उसे कहती है, अगर मैं बुरी होती तो मैं तुमसे तुम्हारी इच्छा क्यों पूछती? योरा बच्चा था, इसलिए उसकी बातों में आ जाता है और उससे कहता है, अब मुझे एक कुत्ता चाहिए। स्नो तुरंत जादू से उसके लिए एक कुत्ता ले आती है। यागा को देखें तो वह जंगल में वापस पहुंचकर उस जादुई दीवार के पास खड़ी होती है, जहाँ से वह अपनी माँ के पास जाती थी। यागा उस जगह पर केटल को जमीन पर रखती है और उस पर रूपांतरण पाउडर छिड़कती है। पाउडर छिड़कते ही केटल वापस योरा के पिता में बदल जाती है। योरा के पिता यागा को अपने सामने देखकर डर जाते हैं। वह यागा से पूछते हैं, तुम कौन हो और मैं यहाँ जंगल में कैसे पहुँच गया? यागा उन्हें बताती है, मैं बाबा यागा हूँ। वह कहती है, मैंने ही तुम्हें केटल से वापस इंसान बनाया है। उनकी बातें सुनकर योरा के पिता हैरान हो जाते हैं। स्नो की एक गुलाम उसके पास जाती है और उससे पूछती है, मेरे लिए क्या हुक्म है? स्नो कहती
कहती है, मैंने 4 संतों को जंजीरें देकर दुनिया के चारों देशों में भेजा है जहाँ वे लोगों में नफरत फैला रहे हैं। वह कहती है, इस चीज को सांता रोक सकता है, लेकिन मैंने सांता को बर्फ की सील में बंद कर दिया है। वह कहती है, ज्वाला पक्षी के पंखों के बिना वह सील नहीं टूट सकती। स्नो उसे कहती है, तुम्हें जहाँ भी वो पंख नजर आए उसे मेरे पास ले आना। तो उसकी गुलाम उसके हुक्म पर अमल करने के लिए चली जाती है। जंगल में यागा योरा के पिता को अब तक होने वाली सभी बातों के बारे में बताती है। यागा उसे ट्रेन वाले आदमी के बारे में बताती है और कहती है, मुझे उसकी किस्मत के धागे लाने के लिए अपनी माँ की दुनिया में जाना होगा। उसकी बात पर योरा के पिता कहते हैं, मैं किस्मत पर विश्वास नहीं करता। वह कहते हैं, हर इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है। यागा कहती है, अब मेरा काम आसान हो जाएगा क्योंकि तुम मेरे साथ मेरी माँ की दुनिया में जाओगे जहाँ तुम्हें मेरी माँ का ध्यान भटकाकर उन्हें किस्मत की किताब में कैद करना होगा। वो कहती है, मैं उस मौके का फायदा उठाकर मॉम के खुफिया कमरे में से ट्रेन वाले आदमी की किस्मत के धागे उठा लूंगी। फिर अपनी मॉम की दुनिया में जाने के लिए यागा सबसे पहले योरा के डैड का भेष बदलती है। योरा के डैड पूछते हैं, तुमने मेरा रूप क्यों बदला? तो यागा बताती है, अब तुम्हारा शरीर और तुम्हारी किस्मत अलग अलग हो गई है जिससे मेरी मॉम कंफ्यूज हो जाएगी। ऐसा करने से हमें अपना काम पूरा करने में मुश्किल नहीं होगी। फिर यागा जादुई दरवाजा खोलकर योरा के डैड के साथ उसके अंदर चली जाती है। अंदर जाते ही ये लोग यागा की मॉम के महल में पहुंच जाते हैं। उसकी मॉम पहले से ही सीढ़ियों पर खड़ी थी। मॉम यागा से पूछती है, तुम 1000 साल पहले यहाँ से किस्मत के धागे लेकर भागी थी, तो आज तुम यहाँ क्या करने आई हो? यागा मॉम का ध्यान भटकाने के लिए कहती है, मैं आज तुम्हें चुनौती देने आई हूँ। वो कहती है, तुमने कहा था कि दुनिया के हर शख्स की किस्मत के धागे तुम्हारे हाथ में हैं और तुम उनके अच्छे बुरे कामों के कारण उन धागों को उलझा सकती हो। फिर वो मॉम से कहती है, ये आदमी कहता है कि मैं खुद अपनी किस्मत का मालिक हूँ। उसकी बात सुनकर मॉम हैरान होती है। यागा की ये बात सुनकर मॉम उन दोनों को अपने साथ महल में ले जाती है। यागा की मॉम उसे बताती है, दुनिया के सब इंसानों की किस्मत के धागे यहाँ मेरे खुफिया कमरे में हैं। वो कहती है, सिर्फ तुम ही अपनी किस्मत का धागा चुराने में कामयाब हो पाई थी। योरा के डैड उसे कहते हैं, मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता। वो कहता है, हर इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है। इसी बात पर दोनों में बहस होने लगती है। योरा के डैड अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं, जिसका फायदा उठाकर यागा मॉम के खुफिया कमरे में से किस्मत की किताब उठा लेती है। यागा की मॉम अपनी जादुई गोली में से योरा के डैड की किस्मत के धागे निकाल रही थी। यागा योरा के डैड को किस्मत की किताब देकर उस कमरे में जाने लगती है जहाँ किस्मत के धागे रखे हुए थे, लेकिन उसी वक्त यागा की मॉम पीछे मुड़ती है और यागा को कमरे में जाते देख लेती है। वो यागा को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन योरा के डैड किस्मत की किताब खोल लेते हैं, जिससे एक रोशनी निकलती है और वो फोटो बनकर उस किताब में छप जाते हैं। वहाँ मरिया अपने पति के साथ सैंटा की फैक्ट्री में जाती है, जहाँ वे योरा की मॉम को देखकर हैरान हो जाते हैं। मरिया उससे पूछती है, क्या तुम यहाँ काम करती हो? तो योरा की मॉम हाँ में जवाब देती है और कहती है, मेरे यहाँ काम करने के बारे में बाहर किसी को मत बताना। योरा की मॉम मरिया से पूछती है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर मरिया का पति उसे अब तक जो कुछ हुआ सब बता देता है। उसी वक्त वहाँ स्नो भी आ जाती है। वो योरा की मॉम से कहती है, मैंने योरा के ग्रैंडपा सैंटा को बर्फ की सील में बंद कर दिया है और अब मैं तुम्हें भी बर्फ की सील में बंद कर दूंगी। वो कहती है, जब तुम सब लोग बर्फ की सील में बंद हो जाओगे तो यहाँ मेरी मूर्तियाँ होंगी जिनकी लोग पूजा करेंगे। स्नो योरा की मॉम, मरिया और उसके पति को बर्फ की सील में बंद कर देती है। फिर वह फैक्ट्री में काम करने वाले बोनू का दिमाग अपने कंट्रोल में लेकर उन्हें अपनी मूर्तियां बनाने और लोगों में बांटने के लिए कहती है, ताकि लोग उसकी पूजा करें। दूसरी तरफ स्नो के सैंड आदि से ज्यादा दुनिया में जंजीरें फैला चुके थे, जहाँ नफरत और बुराइयां बढ़ने लगी थीं। वहाँ यागा अपनी मॉम की किस्मत के धागों वाले कमरे में जाती है, लेकिन अंदर जाना उसके लिए आसान नहीं था। कमरे का सुरक्षित शीशा यागा से पूछता है, वह क्या है जो सबका अलग अलग होता है लेकिन उसकी कोई परछाई नहीं होती? यागा सोचकर उसे बताती है, परछाई। यागा का जवाब सही था, इसलिए कमरे में जाने का रास्ता खुल जाता है। यागा अंदर जाती है तो उसे वहाँ दुनिया के सभी लोगों की किस्मत के धागों की गोलियां नजर आती हैं। वह वहाँ ट्रेन वाले आदमी की किस्मत का धागा ढूंढने की कोशिश करती है। उधर स्नो अपने महल वापस जाकर योरा को उसके मॉम डैड के खिलाफ करने की कोशिश करती है, ताकि उसके दिल में भी नफरत आ जाए। वह जानती थी कि योरा में ठंड को कंट्रोल करने की शक्ति है और अगर वह पूरी दुनिया पर एक बुरा इंसान बनकर राज करे तो कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। स्नो योरा से कहती है, तुम्हारे पास ठंड को कंट्रोल करने की शक्ति है, इसलिए तुम्हें अपने अंदर उस शक्ति को जगाना होगा जिसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगी। साथ ही स्नो उसके डैड के खिलाफ उसके कान भी भर देती है। वह योरा से कहती है, तुम्हारे डैड को ये काम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। स्नो की बातों से योरा के दिल में धीरे धीरे अपने मॉम डैड के लिए नफरत आने लगी थी। उधर यागा किस्मत का धागा लेकर कमरे से बाहर आती है तो उसे जमीन पर किस्मत वाली किताब गिरी नजर आती है। यागा किताब को उठाकर उसमें से वह पेज निकालती है जिस पर योरा के डैड छप गए थे। यागा उस पेज को झटकती है तो योरा के डैड पेज से बाहर निकलकर फिर से इंसान बन जाते हैं। यागा उस पेज को वापस किस्मत की किताब में लगाकर उसे वहीं छोड़ देती है और योरा के डैड के साथ महल से बाहर निकलती है। फिर उसी दरवाजे से वापस जंगल में पहुंच जाती है जिससे वह महल में आई थी। उधर महल में स्नो योरा को उसकी शक्ति कंट्रोल करना सिखाती है ताकि वह ठंड और बर्फ को कंट्रोल करके पूरी दुनिया पर राज कर सके। यागा और योरा के डैड ट्रेन वाले
वाले आदमी के पास जाकर उसे उसकी किस्मत का धागा दे देते हैं, जिसके बदले वह उन्हें ज्वाला पक्षी का पंख देता है जो एक बॉक्स में बंद था। इससे पहले कि वे दोनों वहां से जाते, स्नो की गुलाम आ जाती है और योरा के डैड से पंख वाला बॉक्स छीनने लगती है। योरा के डैड वह बॉक्स यागा की तरफ फेंक देते हैं तो स्नो की गुलाम उससे लड़ने लगती है। वह आदमी यह सब देखकर अपनी पुतली से उस गुलाम पर हमला करवाता है, लेकिन गुलाम उसे कुछ ही देर में ढेर कर देती है। वह अपनी तलवार लेकर फिर से यागा और योरा के डैड के पास जाने लगती है। तभी योरा के डैड के हाथों में से आग निकलती है, जिससे गुलाम पीछे हट जाती है और एक पक्षी बन जाती है। मौका का फायदा उठाकर वह आदमी पक्षी बनी स्नो की गुलाम को पिंजरे में बंद कर लेता है। स्नो देखती है कि योरा के दिल में उसके मॉम डैड के लिए नफरत आने लगी है, तो वह इस चीज का फायदा उठाकर उसका दिमाग भी कंट्रोल करने की कोशिश करती है। उधर यागा और योरा के डैड सांता के पास जाते हैं और उस पंख की मदद से कुछ तैयार करते हैं, जिसका धुआं सांता की बर्फ की सील पर लगता है तो वह पिघलने लगती है। यागा योरा के डैड को बताती है, तुम सांता के बेटे हो, इसलिए तुम्हारे हाथों से आग निकली और तुम्हारे बेटे योरा के पास बर्फ कंट्रोल करने की शक्ति है। तब तक सांता की बर्फ की सील पूरी तरह पिघल जाती है और वह बाहर आ जाता है। दुनिया में बुराई फैल रही थी और फैक्ट्री के बोनी स्नो की मूर्तियां बनाकर लोगों में बांट रहे थे। सांता कहता है, मुझे जल्द से जल्द स्नो से अपना क्रिस्टल और योरा को वापस लाना होगा। इस पर यागा जवाब देती है, अगर हम योरा के दिल में प्यार और अच्छाई को जगा सकें तो इससे हमें स्नो को हराने में मदद मिलेगी। स्नो के सैंड दुनिया को चारों तरफ से बुराई और नफरत की जंजीरों से जकड़कर स्नो के पास वापस आ जाते हैं। स्नो योरा से कहती है, अब सारी दुनिया पर हमारा राज होगा, इसलिए तुम राजा बनकर तख्त पर बैठ सकते हो। उसी वक्त यागा, सांता और योरा के डैड के साथ जादुई बाल्टी में बैठकर वहां पहुंच जाती है। तब तक योरा भी बुराई और नफरत के तख्त पर बैठ चुका था, जिससे स्नो की ताकत बढ़ जाती है। स्नो उन लोगों को देखकर कहती है, तुम लोगों ने यहाँ आने में देर कर दी, क्योंकि योरा के दिल में अब सिर्फ नफरत है और वह बुराई के तख्त पर बैठ चुका है। यागा योरा के डैड से कहती है, तुम योरा को संभालो और मैं और सांता स्नो से मुकाबला करेंगे। उसकी बातें सुनकर स्नो उसकी तरफ अपने सैंड छोड़ती है, लेकिन यागा अपनी तरफ आते सैंड को अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से एक ही बार में पिघला देती है। अब यागा बाकी सैंड से बचने के लिए महल से बाहर भागने लगती है। दो सैंड दो तरफ से उसके पास पहुंच जाते हैं तो यागा जादुई पानी पीकर वहां से गायब हो जाती है, जिससे दोनों सैंड आपस में टकराकर तबाह हो जाते हैं। उधर महल में स्नो सांता से कहती है, इस बार तुम मुझे नहीं हरा सकते, क्योंकि योरा के तख्त पर बैठने से मेरी शक्ति बढ़ गई है। जिस पर सांता उसे कहता है, तुम नफरत की आग में अंधी हो चुकी हो। तभी योरा के डैड उसके पास जाकर उसे अपने पास बुलाते हैं, लेकिन योरा के दिल से अपने मॉम डैड का प्यार खत्म हो चुका था, इसलिए वह उनके पास नहीं जाता। योरा अपने डैड को वहां से जाने के लिए कहता है। यागा महल से बाहर एक बच जाने वाले सैंड को भी बर्फ में दफन कर देती है। महल में स्नो कमजोर सांता पर वार करके उसे खत्म करना चाहती थी। योरा के डैड योरा की बातें सुनकर समझ जाते हैं कि उसे प्यार की जरूरत है, इसलिए वे योरा के लिए वही सॉन्ग गाने लगते हैं जिसे सुनकर योरा खुश होता था। डैड के मुंह से वह सॉन्ग सुनकर योरा के दिल से नफरत खत्म हो जाती है और वह अपने डैड को गले से लगा लेता है। ऐसा होते ही स्नो को अपनी छड़ी की शक्ति कम होने का एहसास होता है, तो वह योरा और उसके डैड के पास जाकर कहती है, तुम लोगों ने मेरा प्लान खराब कर दिया। स्नो उन दोनों पर हमला करती है तो योरा के डैड अपने हाथों से आग निकालकर उसकी तरफ फेंकते हैं, जिससे स्नो के हाथ से छड़ी नीचे गिर जाती है और वह हैरान रह जाती है। मौका देखकर योरा जल्दी से स्नो की छड़ी में से क्रिस्टल निकालकर उसे सांता की छड़ी में डाल देता है। सांता को अपना क्रिस्टल वापस मिलता है तो उसकी शक्तियां भी वापस आ जाती हैं। सांता की छड़ी की शक्ति से स्नो और उसकी बनाई हुई बर्फ की सारी चीजें तबाह हो जाती हैं। जब स्नो क्वीन खत्म हो जाती है तो दुनिया में उसकी फैलाई हुई नफरत और बर्फ भी खत्म हो जाती है। अब सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। फिर वे सब लोग वापस शहर जाते हैं, जहाँ सब नए साल की खुशी को सेलिब्रेट करते हैं और यहीं इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।